हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है रैंक सिक्योर एकेडमी पे। हम श्रीराम आईएएस इकोनॉमी की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे अपने लाइव सेशन में, लेकिन वहाँ पे जो टैक्सेशन चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था तो कुछ एस्पिरेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट थे टैक्सेशन के बेसिक्स में। मैंने एक क्लास ली थी बेसिक वाली, सबसे पहली जो टैक्सेशन की क्लास थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के डाउट रह गए थे तो उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताया था कि हमें कुछ डाउट है, तो वो डाउट हमारे क्लियर कीजिए। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए की और बेसिक कंसेप्ट्स, टैक्सेशन से रिलेटेड जितना बेस होता है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगी। इसे रिप्रेजेंट करूंगी मैं, पायल गुप्ता। आपके लिए एक छोटी सी जानकारी, अगर अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है और करना चाहते हैं तो यूज रेफरल कोड रैंक 10। उस रेफरल कोड को यूज करके आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही में रैंक सिक्योर टीम की पर्सनल गाइडेंस आप लोगों तक पहुंचेगी। तो हम अपने टैक्सेशन के बेसिक्स को स्टार्ट करते हैं। देखो, टैक्स क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। टैक्स फिस्कल पॉलिसी जो है पूरी गवर्नमेंट की, जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। अब इनकम कहाँ से होगी? गवर्नमेंट की टैक्स से। और इस टैक्स को कलेक्ट करके गवर्नमेंट स्पेंड कैसे कर रही है, ये टैक्स को कलेक्ट करना और उसको स्पेंड करना फिस्कल पॉलिसी कहलाता है। तो फिस्कल पॉलिसी की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई, हमारा टैक्स जो है वो फिस्कल पॉलिसी की बेसिक स्ट्रेंथ हो गई। मींस टैक्स एक कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज है, कंपल्सरी है ये। जो भी इंडिविजुअल्स टैक्स की स्लैब में आते हैं, मींस जो रिच पर्सनैलिटीज है इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, रिच हो या पुअर हो, अगर किसी गुड्स पे, किसी सर्विस पे टैक्स लगता है तो वो कंपल्सरी है पे करना। इसे कौन ले रहा है? गवर्नमेंट लेवाई करती है इंडिविजुअल से, फर्म से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो हमें याद क्या रखना है कि टैक्स एक कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आप लोगों को बताए थे कि क्या होता है डायरेक्ट टैक्स और क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स, और उम्मीद ये करती हूँ कि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है डायरेक्ट टैक्स और क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसको समझिए, डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। देखो, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? दैट इज डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट, दैट इज डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? अगर इंसिडेंस ऑफ टैक्स एक्स पर्सनैलिटी पे है तो उसका इंपैक्ट यानी उसका इफेक्ट भी किस पे पड़ेगा? एक्स पर्सन पे ही पड़ेगा। मान लीजिए आप लोगों की सैलरी, आप लोगों की ग्रोस इनकम एक साल की 10 लाख रुपीज है, तो आप लोग अपनी पॉकेट से ही, अपने इन 10 लाख से ही इनकम टैक्स पे करोगे। ऐसा नहीं है आपका कोई फ्रेंड आपके नाम का, आपने बर्डन किसी और पे डाल दिया, ये नहीं है। अगर टैक्स आप पे लगा है तो उसका जो बेनिफिट है या उसका जो लॉस है, मींस उसका सारा इफेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपको ही देखना पड़ेगा। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स जब एक ही पर्सन पे हो उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, जैसे आप कोई शर्ट खरीदने गए, उस शर्ट के ऊपर मान लीजिए सेल टैक्स, जो आज की दुनिया में जीएसटी है, हम जीएसटी ही ले लेते हैं। उस शर्ट पे जीएसटी है 12%, ठीक है, उस शर्ट पे जीएसटी है 12%। वो शर्ट थी 100 रुपीज की और जीएसटी के बाद हो गई 112 रुपीज की। तो ये जीएसटी का बर्डन किस पे पड़ा? कंज्यूमर पे पड़ा। मींस ये 112 रुपीज जो है शॉपकीपर को कंज्यूमर ने पे किए। वो टैक्स लगा किस पे था? शॉपकीपर पे लगा था, लेकिन उसका सारा बर्डन शिफ्ट हो गया कंज्यूमर पे। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स हुआ शॉपकीपर पे और इंपैक्ट हुआ कंज्यूमर पे, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव कहते हैं। आप देखेंगे डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव कहते हैं। क्यों प्रोग्रेसिव कहते हैं? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स रिच पर्सन पे लगता है, पुअर पे नहीं लगता। इंसान जितना ज्यादा रिच होता जाएगा उसके टैक्स की रेट उतनी बढ़ती जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है नेचर में। इट मीन्स मान लीजिए वो 100 रुपए की शर्ट जिसकी अभी हमने बात की थी, वो 100 रुपए की शर्ट चाहे अंबानी लेके आ रहे हैं, चाहे आप लोग यानी मिडिल क्लास फैमिली लेके आ रही है, या कोई बहुत ही पुअर यानी रिक्शा पुलर लेके आ रहा है, ठीक है, सभी के ऊपर वही 12% जीएसटी लगेगा। सभी के ऊपर सेम 12% जीएसटी लगेगा। 100 रुपीज की शर्ट पे 12 रुपीज जो है टैक्स लगेगा सेम। अब इन 12 रुपी का इम्पैक्ट अंबानी पे कुछ नहीं पड़ेगा, बिकॉज रिच पर्सनैलिटी है। मिडिल क्लास पे ठीक ठाक सा उसका असर पड़ेगा, लेकिन रिक्शा पुलर पे थोड़ा सा भी बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा इन 12 रुपए का। तो मतलब क्या है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, चाहे कोई रिच पर्सनैलिटी है चाहे कोई पुअर पर्सनैलिटी है, सभी को इक्वली परेशान कर रहा है, इसलिए वो रिग्रेसिव है।
मीन्स रिच को और ज़्यादा बहुत कम इम्पैक्ट करता है और पुअर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव है डायरेक्ट टैक्स क्योंकि रिच पे लगता है, पुअर पे नहीं लग रहा। रिग्रेसिव है इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि पुअर और रिच दोनों पे इक्वल लग रहा है। इट इज यूजुअली हैव डायरेक्ट रिलेशन विद गवर्नमेंट, मीन्स आपने इनकम टैक्स पे करना है, अगर आपको इनकम टैक्स पे करना है तो आप डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पे करेंगे। आपका यानी टैक्स पेयर का और गवर्नमेंट का डायरेक्ट रिलेशन हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, एक लंबी चेन चलती है, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, इस तरीके से आपने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने होलसेलर को दिया और होलसेलर मैन्युफैक्चरर को दे रहा है और मैन्युफैक्चर पे कर रही है गवर्नमेंट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लंबी चेन चल रही है, कंज्यूमर का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है गवर्नमेंट से, मतलब जिसपे सारा बर्डन पड़ा है उसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है गवर्नमेंट से। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स जो है, देयर इज अ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर रहा है क्योंकि प्रोग्रेसिव है नेचर में, और इनडायरेक्ट टैक्स इनइक्वालिटी को रिड्यूस नहीं करता क्योंकि रिग्रेसिव है नेचर में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के डिफरेंस थे। फिर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था सेस और सरचार्ज में, तो मैं आपको बता देती हूँ कि सेस क्या होता है और सरचार्ज क्या होता है। दोनों ही एक्स्ट्रा बर्डन है। अगर आपके 100 रुपीज टैक्स के बनते हैं, भाई लेट अस से आपकी इनकम थी 1000 रुपीज की, और इन 1000 रुपीज में से 100 रुपीज आपको टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना है। अब इस 100 रुपीज पे लगेगा सरचार्ज, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपीज पे 10% सरचार्ज लग गया, दैट इज 10 रुपीज। कितना हो गया, 110 रुपीज आपको गवर्नमेंट को देने हैं। अब इन 110 रुपीज पे मान लीजिए 4% लग गया सरचार्ज। मतलब क्या हुआ, जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम बनी थी और प्लस मतलब जो भी पेड करनी थी इनकम, दैट इज 100 रुपीज, उसके ऊपर सरचार्ज लगा, उसके ऊपर सरचार्ज लगा। अब टोटल अमाउंट पे जो लग रहा है वो लगेगा सेस, यानी इन 110 रुपीज पे 4% सेस लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सेस और सरचार्ज जो है एक एक्स्ट्रा बर्डन है टैक्स के ऊपर। टैक्स जो देना है बेसिक टैक्स वो तो है ही है, फिर आपको सरचार्ज भी देना है और सेस भी देना है। सेस का हमेशा कोई ना कोई पर्पज होगा, जैसे स्वच्छ भारत सेस, जैसे कृषि कल्याण सेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो पर्पज बता रहे हैं कि ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं या ये 4 रुपए जो एक्स्ट्रा आए हैं, सेस के जो 4% के पैसे आएंगे उनको इस पर्पज के लिए स्पेंड किया जाएगा। वो बता रहे हैं कि हम देश को स्वच्छ करने के लिए स्पेंड करेंगे या एग्रीकल्चरल के प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट के लिए हम उसको खर्च करेंगे। पर्पज बताया जा रहा है सेस का। सरचार्ज का कोई पर्पज नहीं होता, सरचार्ज का कोई पर्पज नहीं होता, विदाउट एनी पर्पज। ये 10% कहाँ स्पेंड होगा किसी को नहीं पता। सेस का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, मींस सेस को स्पेंड करने के लिए पार्लियामेंट अप्रूवल जरूरी है क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जा रहा है। सरचार्ज का पैसा पब्लिक अकाउंट में जाता है। आपको पता है पार्लियामेंट में 3 अकाउंट होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट से मनी निकालने के लिए गवर्नमेंट से नहीं पूछना होता, तो पब्लिक अकाउंट के अंदर सरचार्ज का पैसा जाता है, मतलब कि पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना नहीं पड़ेगा सरचार्ज को स्पेंड करने में, और इसका कोई पर्पज भी नहीं है, ठीक है। सेस या सरचार्ज यानी ये जो 10% सेस का कलेक्ट हुआ था और जो 4% सेस का कलेक्ट हुआ है, 10% जो सरचार्ज का कलेक्ट हुआ था इस एग्जाम्पल में और 4% जो सेस का कलेक्ट हुआ है, इन दोनों ही पैसे को स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करना। बाकी पैसे का क्या होगा, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स में पैसा मिल रहा है, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स में पैसा मिलता है, टैक्स में इनकम होती है, जो भी टैक्स रेवेन्यू होता है, उस टैक्स रेवेन्यू का एक निश्चित शेयर, एक डेफिनेट शेयर जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमको शेयरिंग करना जरूरी होता है। लेकिन सेस से और सरचार्ज से जो भी अमाउंट रिसीव की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो स्टेट को नहीं मिलेगा, स्टेट के साथ शेयर नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज मैं बता चुकी हूँ। और सेस जो है सभी पे लगेगा, चाहे किसी ने 5 लाख इनकम की है, चाहे किसी ने 1 करोड़ इनकम की है, सभी पे बराबर सेस लगेगा। लेकिन सरचार्ज, अगर आपकी इनकम 10 लाख प्लस हो जाती है तभी आप पे सरचार्ज लगेगा, अदरवाइज सरचार्ज नहीं लगता। तो ये डिफरेंस है सेस और सरचार्ज पे, ठीक है। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती रहेगी, 1 करोड़ वाले के ऊपर और ज्यादा सरचार्ज लगेगा, देन उससे ऊपर वाले पे और ज्यादा सरचार्ज लगेगा। तो सरचार्ज की जो लिमिट है दैट इज फ्रॉम 10% टू 37%, 10% टू 37% तक सरचार्ज लगता है रिसेंट की अगर हम बात करें तो ये सेस और सरचार्ज में डिफरेंस थे।
अब ये डिफरेंट डिफरेंट टैक्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों लेती है, ठीक है। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों लेती है। देखो होता क्या है, एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है 5 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। अभी जो चल रहा है वो 15th फाइनेंस कमीशन है। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन आता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस फाइनेंस कमीशन का क्या काम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी मनी आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी मनी आया है टैक्स रेवेन्यू का, उसमें एक शेयर स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। तो ये बताएगा कि कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू स्टेट के साथ शेयर करना है। 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा है 41%। मीन्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 100 रुपीज आए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को 100 रुपीज में से 41 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को देने होंगे। ये फाइनेंस कमीशन का काम है। लेकिन जो सेस और जो सरचार्ज से इनकम करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो पैसा स्टेट के साथ शेयर नहीं करेंगे। ये फाइनेंस कमीशन का काम होता है और इस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया में चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट खुद का टैक्स तो वसूल कर ही रहा है, साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट से भी शेयर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनेंस कमीशन का काम चलता है। अब हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स। देखो कॉर्पोरेट टैक्स किस पे लगता है, फर्म पे लगता है, यानी कंपनीज पे लग रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स फर्म्स पे या कंपनीज पे लगता है। इसके अंदर रिसेंट में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अब दो चीज होती है, एक होता है टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है, सेलिंग ऑफ 1 ईयर। सेलिंग ऑफ 1 ईयर, एक साल में जितना भी माल बेचा है, एक साल में जितना भी प्रोडक्ट सेल हुआ है, वो सारा टर्नओवर कहलाएगा। मान लीजिए किसी कंपनी का टर्नओवर 1000 रुपीज है, मतलब एक साल में उसने 1000 रुपीज के प्रोडक्ट सेल किए हैं या सर्विसेज सेल की है, ठीक है। अब इन 1000 रुपीज को सेल करने में उसका खुद का भी कुछ एक्सपेंडिचर होगा। मान लीजिए 20 रुपीज का वो रॉ मटेरियल लाया है, ठीक है। 70 रुपीज उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गया है, ठीक है। 10 रुपीज उसका और लेबर कॉस्ट लग गया है। तो यहाँ पे 100 रुपीज जो है उसके एक्सपेंडिचर के डिडक्ट हो जाएंगे और 900 रुपीज उसका प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो गया, 900 रुपीज। इस प्रॉफिट पे कॉर्पोरेट टैक्स लिया जाता है। प्रॉफिट पे कॉर्पोरेट टैक्स लिया जाता है। पहले कैसे होता था, बजट 2019 से पहले, इफ टर्नओवर इज अप टू 250 करोड़ रुपीज, कोई भी कंपनी है एबीसी, अगर वो कंपनी इंडियन है, पहले तो ये देखेंगे कि वो कंपनी इंडियन है या फॉरेन कंपनी है। पहला काम, टाइप्स ऑफ कंपनी देखना है, इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है। इन केस अगर वो इंडियन कंपनी है और उसका टर्नओवर अप टू 250 करोड़ रुपीज है, अप टू 250 करोड़ रुपीज है, और टर्नओवर की बात हो रही है ये, और अगर उसका प्रॉफिट 100 करोड़ हुआ है, 250 करोड़ उसका टर्नओवर है, अप टू 250 करोड़, और उसमें से बाकी सब एक्सपेंडिचर कट गया और उसका प्रॉफिट 100 करोड़ हो रहा है, तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, 25% उसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। इसको चेंज करके क्या कर दिया, जो पहले 250 करोड़ तक टर्नओवर था, अब क्या कह दिया कि अप टू 400 करोड़ 25% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। ये कब कह दिया, बजट 2019 में। अगर कोई इंडियन कंपनी है और उसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में 30% उसके प्रॉफिट पे टैक्स लगता था। अप टू 250 करोड़ 25% प्रॉफिट पे लग रहा है, और मोर देन 250 करोड़ 30% उसके प्रॉफिट पे लगेगा। लेकिन इस स्लैब को भी चेंज करके क्या कर दिया कि अगर 400 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, तब लगेगा इंडियन कंपनी पे 30% प्रॉफिट पे टैक्स। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी है, फॉरेन से कोई कंपनी यहाँ पे आई है, ठीक है, जैसे गूगल, फॉरेन से कोई कंपनी यहाँ आती है, चाहे उसका टर्नओवर 100 करोड़ हो, चाहे 200 करोड़ हो, चाहे 400 करोड़ हो, उसके प्रॉफिट पे 40% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। ये था बजट 2019 के बाद। अब सितंबर 2019 में क्या होता है, आपको पता है कि जुलाई के अंदर इंटरिम बजट आया था, क्योंकि इलेक्शन ईयर था तो इंटरिम बजट आया था। तो सितंबर 2019 में फुल फ्लेजेड जनरल बजट आता है। निर्मला सीतारमण जी ने इस कॉर्पोरेट टैक्स को और कम कर दिया। जो कॉर्पोरेट टैक्स आप पहले 25% देखते थे, वो कॉर्पोरेट टैक्स अब 22% कर दिया, ठीक है। और कोई नई कंपनी स्टैब्लिश हुई है, कोई नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है,
तो अब उस पर 22% भी नहीं, उससे भी कम यानी 15% टैक्स लगेगा, 15% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। अगर कोई कंपनी गिफ्ट सिटी में है, मतलब किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, ये गुजरात के अंदर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसको गिफ्ट सिटी नाम दिया है, IFSC एक सेंटर है, ठीक है। तो अब वहां पे 0% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। मतलब वहां पे सारे जो स्टार्टअप्स होते हैं, मेजर स्टार्टअप्स जो होते हैं, वो गिफ्ट सिटी के अंदर आते हैं और उनको बर्डन से बचाने के लिए उन पे 0% कॉर्पोरेट टैक्स लग रहा है। एक और मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या है और कैसे ये कैलकुलेट होगा। बिल्कुल ध्यान से समझना। हमने अभी तक टर्नओवर की बात की है, मैं कौन सा केस ले रही हूँ कि लेस देन 400 करोड़ कि अप टू 400 करोड़ किसी कंपनी का टर्नओवर है। देखो पहले क्या था और अब क्या हो गया, मतलब एट प्रेजेंट क्या सीन है। पहले टर्नओवर 200 करोड़, एक्सपेंडिचर या डेप्रिसिएशन उस पर लग गया 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ उसने खर्चा कर दिया। उसने अपना प्रॉफिट निकाला तो पता लगा 100 करोड़ प्रॉफिट है, 200 माइनस 100 दैट इज 100 करोड़। अब इस पे अकॉर्डिंग टू अर्लियर स्लैब्स कॉर्पोरेट टैक्स कितना लगेगा, 25%, मीन्स 100 करोड़ का 25%, 25 करोड़। उस पर सरचार्ज लगा, मैं कुछ भी रैंडम मान रही हूँ इन सरचार्ज या सेस को, ठीक है, बिल्कुल जो आज के यूज हो रहे हैं मैं वो नहीं मान रही, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ यूज। इस पे फिर सरचार्ज लगेगा, जो भी अमाउंट यहाँ कैलकुलेट हुई है इस पे सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज कितना लगा, मान लीजिए हमने 10% लगा दिया, तो 25 करोड़ का 10% कितना हो गया, 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ यानी अब आफ्टर सरचार्ज कितनी अमाउंट होगी, 25 करोड़ जो यहाँ निकली थी और 2.5 करोड़ आफ्टर सरचार्ज कितना हो गया, 27.2 करोड़। अब सरचार्ज के बाद लगेगा सेस। सेस किस पे लगेगा, जो भी अब ये अमाउंट आई है 27.2 करोड़ पे, वैसे सेस कितना है, 4% है। अभी के टाइम सेस जो है 4% है, मैंने कुछ भी रैंडम ले लिया, लेट अस से 3% सेस लग रहा है, तो इन 27.2 करोड़ पे 3% सेस लगेगा, दैट इज 0.825 करोड़। तो 25 करोड़ ये, 2.5 करोड़ सरचार्ज के और 0.825 सेस के, इन सभी को जब हम प्लस करेंगे तो पता लगेगा टोटल जो पे करना है दैट इज 28.325 करोड़, ठीक है। तो ये पहले था जब 25% से लेके 30% तक टैक्स स्लैब चलती थी। अब क्या कर दिया, जो 25% टैक्स लगता था अब उसको 22% कर दिया। अब देखते हैं आज की दुनिया में कैसे 200 करोड़ की टर्नओवर को कॉर्पोरेट टैक्स पे करना होगा। टर्नओवर मान लिया 200 करोड़, एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन मान लिया 100 करोड़ और नेट प्रॉफिट उसका कितना हो गया, 100 करोड़। पहले जहां 25% टैक्स देना था अब वहां पे 22% टैक्स देना है, तो कितना हो गया, 100 करोड़ का 22% यानी 22 करोड़। 10% सरचार्ज जो पहले वहां लगाया था वही लगा रही हूँ, कितना हो गया, 22 करोड़ पे 10% 2.2 करोड़। तो टोटल कितना अमाउंट अभी तक आ गया आफ्टर सरचार्ज, 24.2 करोड़, ठीक है। अब इस टोटल मनी पे सेस लगेगा 3%, ठीक है, कुछ भी मान रही हूं मैं, कितना आ जाएगा, 0.726 करोड़। आप देखेंगे जब तीनों को 22 करोड़ को, 2.2 करोड़ को और 0.726 करोड़ को जब आप प्लस करेंगे तो 24.926 करोड़ रुपीस आपको पे करने पड़ेंगे। जो पहले 28.325 करोड़ पे करना था वो अब लगभग 24 करोड़ इनकम जो है वो पे करनी पड़ेगी टैक्स के रूप में। तो इतना ज्यादा डिफरेंस पड़ गया, लगभग 4 करोड़ का डिफरेंस पड़ गया है 25% से 20%, 25% से 22% कॉर्पोरेट टैक्स होने में। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स निकाला जाता है। किन पे लगेगा, जिन कंपनीज का टर्नओवर की स्लैब मैंने आपको बताई, कंपनीज या फर्म पे ये लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स पे करना होता है। अब जो नेक्स्ट जो डायरेक्ट टैक्स है दैट इज मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। अब हमने लास्ट केस में क्या देखा कि 200 करोड़ जो है कंपनी का टर्नओवर था और 100 करोड़ कंपनी का डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर था, तो नेट प्रॉफिट कितना बचा था, 100 करोड़। अब मान लीजिए कंपनी ने कुछ घोटाला करके 200 करोड़ का ही एक्सपेंडिचर दिखा दिया कि देखो हम 50 करोड़ का रॉ मटेरियल लाए थे, इतना हमने बिजली का बिल भर दिया, इतना हमने लेबर को दे दिया, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गया, सारी चीज प्लस करके उन्होंने अपना जो एक्सपेंडिचर है वो 200 करोड़ ही दिखा दिया। तो यहाँ नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 0%। अब गवर्नमेंट पागल थोड़ी ना,
अगर किसी कंपनी का जो प्रॉफिट 0% आ रहा है, 0 प्रॉफिट आ रहा है, तो वो क्यों चलाएगा किसी भी कंपनी को? कोई भी कंपनी चल रही है तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए चल रही है। तो इस चीज से बचने के लिए, यानी ये जो टैक्स की चोरी हो रही है, इससे बचने के लिए गवर्नमेंट लेके आई मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, आपका 0 प्रॉफिट हो रहा है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। 0 प्रॉफिट टैक्स किस पे लगेगा? मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स किस पे लगेगा? जो कंपनीज अपने प्रॉफिट को 0 बता रही है, जो कंपनीज अपने प्रॉफिट को 0 बताती हैं, उन पे मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स लगता है। और वो कितना लगता था? 18.5%, लेकिन अब कितना लगता है? 15%। अब प्रॉफिट तो 0 दिखा दिया, उसके बुक प्रॉफिट पे ये 15% अमाउंट जो है आज की डेट में, आज के दुनिया में लगेगा। पहले जो 18.5% था उसे भी कम करके 15% कर दिया कंपनीज के लिए मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। किन पे लगेगा? जो कंपनीज अपना प्रॉफिट 0 बताती है उन पे मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स लगता है। कॉर्पोरेशन पे, कॉर्पोरेशन टैक्स के सिमिलर है, कॉर्पोरेट्स पे लगता है, ठीक है, कॉर्पोरेट्स पे मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स लगता है। ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स किस पे लगता है? नॉन कॉर्पोरेट्स पे। जैसे कोई सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है कोई, वो कॉर्पोरेट तो है नहीं, कॉर्पोरेशन के लिए बनती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसके प्रॉफिट पे या उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा? AMT, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो है बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, यानी नॉन कॉर्पोरेट का, अगर किसी नॉन कॉर्पोरेट का जो प्रॉफिट है वो 0 आ रहा है, 0 दिखा रहे हैं वो अपना प्रॉफिट, उस पे लगेगा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। देखो 3 चीज पढ़ी है हमने। अगर कंपनी का कुछ भी प्रॉफिट आता है तो उस केस में क्या लगेगा? कॉर्पोरेट टैक्स। अगर कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 0 आ रहा है, उस केस में क्या लगेगा? मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। ये किस पे लगेगा? कॉर्पोरेट्स पे। अगर कोई नॉन कॉर्पोरेट है और उसका प्रॉफिट 0 आ रहा है तो उस पे क्या लगेगा? उस पे कौन सा लगेगा? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो ये 3 टैक्स है, मैट और AMT और कॉर्पोरेट टैक्स, ये 3 डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर लगेंगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टैक्स की हमने यहां तक बात कर ली है। अब हम अगर आगे बात करें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है, इसको समझो। मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे, मैंने किसी ABC कंपनी के शेयर खरीदे थे, कंपनी ने मुझे 1000 रुपीज या मैं कह दूं 100 रुपीज मुझे डिविडेंड दिया, कंपनी ने मुझे 100 रुपीज डिविडेंड दिया, ठीक है, यानी मेरे शेयर पे प्रॉफिट दिया, मेरे शेयर की जो वैल्यू बढ़ी थी उस पे मुझे डिविडेंड दे दिया, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है इसको भी समझ लीजिए, शायद आपको डाउट हो। मान लो 3 फ्रेंड्स हैं ABC, तीनों, इस इंसान ने लगाए मान लीजिए 50%, तीनों क्या है, लाइब्रेरी ओपन कर रहे हैं, पार्टनरशिप में लाइब्रेरी खोलते हैं, ठीक है, कुछ लाइब्रेरी ओपन करना चाहते हैं। तो A ने उस लाइब्रेरी को स्टार्ट करने के लिए 50% का इन्वेस्टमेंट किया था, B ने किया 30% का इन्वेस्टमेंट और C ने किया 20% का इन्वेस्टमेंट। आफ्टर ए मंथ, 1 महीने के बाद वो देखते हैं कि सारा खर्चा पानी निकाल के हमें 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 100 रुपीज कैसे बटेंगे? A को मिलेगा 50 रुपी, B को मिलेगा 30 रुपी, C को मिला 20 रुपी। मीन्स उन्होंने अपने 50% शेयर, 30% शेयर, 20% शेयर डाले थे और उसी के अकॉर्डिंग उनका जो प्रॉफिट है वो डिवाइड हो गया। प्रॉफिट के डिवीजन को डिविडेंड कहते हैं। अब मान लीजिए मैंने किसी ABC कंपनी के शेयर खरीदे थे और मेरा डिविडेंड 100 रुपीज है और लेट अस से कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 10% है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 10% है। इस केस में क्या होगा, कंपनी को क्या चाहिए था कि मुझे 100 रुपीज मेरे अकाउंट में डलवा दे, लेकिन कंपनी क्या करेगी, इसका 10% टैक्स डिडक्ट कर लेगी, यानी 10 रुपीज डिडक्ट कर लेगी और 90 रुपीज मेरे अकाउंट में डलवा देगी और ये 10 रुपीज टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर दे दिए जाएंगे, टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर दे दिए जाएंगे। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड जब मिलता है, जो डिविडेंड पे टैक्स लग रहा है, दैट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इस तरीके से 10 रुपीज मेरे नाम के टैक्स डिपार्टमेंट में चले गए। अब आप कहेंगे कि आपने तो पे नहीं किए, फिर DDT को डायरेक्ट टैक्स क्यों कह रहे हैं, इसे तो कंपनी ने पे किया है, कटे तो मेरे ही हैं, मेरे ही तो इनकम के अंदर से इम्पैक्ट तो मुझे पे पड़ा है, इम्पैक्ट तो मेरी, जो मेरे पास 100 रुपीज आने थे मेरे अकाउंट में ओनली 90 रुपीज आए हैं, सारा इम्पैक्ट तो मुझे ही पे ही पड़ा है।
और टैक्स लगा भी मुझी पे था। लेकिन कंपनी से क्यों वसूला जाता है? ताकि इजी टैक्स मिल जाए, गवर्नमेंट को सभी स्टेक होल्डर्स के पास ना जाना पड़े, डायरेक्ट कंपनी से ही वो कलेक्ट कर लें, तो कलेक्शन का चार्ज कम हो जाता है गवर्नमेंट का। ये डीडीटी का कंसेप्ट था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कैपिटल गेन्स टैक्स? कैपिटल गेन्स टैक्स के लिए जरूरी क्या है? आपके कैपिटल का बिकना, पहली जो इसके प्री रिक्विजिट है, कैपिटल की सेलिंग, उसकी सेलिंग पे आपको प्रॉफिट होना, उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगेगा उसे कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का कोई प्लॉट खरीदा था, कोई प्लॉट खरीदा आपने 1 करोड़ रुपीस का, और आप उसको सेल कर रहे हो 1 करोड़ 50 लाख का। आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है इसकी सेलिंग पे? 50 लाख। आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 50 लाख। तो इस 50 लाख पे जो टैक्स लगेगा दैट इज सीजीटी। इन केस आपने 1 करोड़ का प्लॉट खरीदा था और आपने उसको 90 लाख का बेचना पड़ा मजबूरी में, ठीक है, आपको अर्जेंट पैसा चाहिए था, आपने 90 लाख का बेच दिया, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो नो सीजीटी। सेकंड केस। थर्ड केस, अगर आपने 1 करोड़ का खरीदा था और आप उसको 1 करोड़ में ही बेच रहे हो, 0 प्रॉफिट, तो नो सीजीटी। सीजीटी कब लगेगा? जब आप किसी कैपिटल को सेल कर रहे हो और साथ में आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, तो उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है उसको कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। कौन कौन सी कैपिटल एसेट इसके अंदर इंक्लूड है ये आप स्लाइड पे देख सकते हो। कोई प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं, कोई ज्वेलरी आप बेच रहे हैं। भाई मैंने अपने गले का सेट मान लीजिए 50,000 का खरीदा था और मैं उसको 60,000 का बेच रही हूँ, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 10,000 का। 10,000 पे जो टैक्स लगेगा दैट इज कैपिटल गेन्स टैक्स, ठीक है। तो कैपिटल गेन्स टैक्स 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। मान लीजिए मैंने 2018 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, कोई प्रॉपर्टी मैंने 2018 में खरीदी थी और उसको मैं 2025 में सेल करती हूँ। मुझे कितने साल हो गए? 7 ईयर्स हो गए। 7 ईयर्स के बाद मैं उसको सेल कर रही हूँ, मीन्स मोर देन 2 ईयर हो गए, मोर देन 2 ईयर हो गए, क्योंकि 7 साल के बाद मैं इसको बेच रही हूँ। यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट होगा उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। और मान लीजिए मैंने 2018 में खरीदा था और 2019 पे मैं मेरी प्रॉपर्टी को बेच रही हूँ, तो मतलब विद इन 2 ईयर्स मैंने अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। उस केस में मेरे ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा और दोनों की अमाउंट अलग होती है, दोनों की अमाउंट अलग होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। एक और बात, जब हम डीडीटी पढ़ रहे थे, डीडीटी को अब एबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है, डीडीटी को अब एबॉलिश कर दिया गया है। तो ये कैपिटल गेन्स टैक्स की बातें थी। कैपिटल गेन्स टैक्स में रिसेंट चेंजेस क्या आए हैं? रिसेंट चेंज क्या आए हैं? अगर पहले क्या होता था, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब लगेगा। लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? जैसे आप देखते होंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसकी स्क्रीन पे आप कुछ कंपनीज के नाम देखते हैं, रिलायंस कंपनी, इन्फोसिस कंपनी, ठीक है, अलग अलग कंपनीज के नाम होते हैं। वो सारी कौन है? लिस्टेड कंपनी है, क्योंकि आप उनको स्टॉक एक्सचेंज पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी के जितने भी म्यूचुअल फंड या शेयर के ऊपर जो भी कमाई होती थी उसको पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में नहीं लेते थे, लेकिन अब उनको इंक्लूड कर दिया फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ है। सेकेंड अमेंडमेंट जो इंटरिम बजट 2019 में हुआ, उसमें क्या हुआ कि इफ एनीवन अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग, अब देखो क्या हुआ, मान लो आपने वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी और उसको 50 लाख का बेच दिया, 50 लाख का बेच दिया। अब आपने क्या किया, इस 50 लाख में से 20 लाख का एक प्लॉट खरीद लिया और 20 लाख का एक प्लॉट खरीद लिया। 50 लाख आपने प्रॉफिट अर्न किया था क्योंकि आपने 1 करोड़ 50 लाख का बेचा था, 50 लाख आपका प्रॉफिट था। अब आपने क्या किया, इस प्रॉफिट में 25 लाख के 2 प्लॉट खरीद लिए या 2 इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उस केस में आपके ऊपर कोई सीजीटी नहीं लगेगा, नो सीजीटी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखना, इफ एनीवन अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग हिज हर हाउस एंड इन्वेस्टिंग इन 2 हाउसेस, किसी ने प्रॉफिट अर्न किया है एक हाउस को सेल करके और वो 2 प्रॉपर्टी खरीद लेता है उस प्रॉफिट वाले इनकम से, तो उस पर सीजीटी नहीं लगेगा। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। पहले एक इन्वेस्टमेंट थी, अब 2 मल्टीपल इन्वेस्टमेंट हो गई है, ठीक है। तो फुल बजट सितंबर 2019 के अंदर क्या चेंज किया, मान लीजिए आपको कोई शॉप करनी है, आपको कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, आपको कोई स्टार्टअप करना है, ठीक है। उस स्टार्टअप में आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए,
1 करोड़ रुपए उस स्टार्टअप में चाहिए, आपके पास नहीं है। आपने क्या किया, अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी, अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी। प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी 10 लाख रुपए की और उस 10 लाख को आपने 50 लाख में बेच दिया। आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 40 लाख का, और ये 40 लाख आपने अपने स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। तो इस केस में भी आप पे कोई सीजीटी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जो बेचा था, अपनी प्रॉपर्टी जो बेची है, इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए सेल की थी। तो ये रीसेंट अमेंडमेंट्स बजट 2019 के सितंबर सेशन के अंदर आए थे। ठीक है, तो ये हमने कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देख ली है। नाउ लेट अस मूव टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किस पे लगता है, इंडिविजुअल्स पे। इनकम टैक्स किस पे लगता है, इंडिविजुअल्स पे इनकम टैक्स लगता है। फर्म पे कौन सा लग रहा था, फर्म पे लग रहा था कॉर्पोरेट टैक्स। इंडिविजुअल की इनकम पे लगेगा इनकम टैक्स। ठीक है, पहले ये स्लैब थी इनकम टैक्स की, अब ये स्लैब है, लेकिन ऑप्शनल है। चाहे कोई ये वाली स्लैब ले ले और चाहे कोई ये वाली स्लैब ले ले, दोनों चीजें ऑप्शनल है। कोई पिछली स्लैब में रहना चाहता है उसका भी वेलकम है, कोई नई टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना चाहता है वो भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों किया और होता क्या है ये देखना, कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। कोई पर्सन है, उसकी ग्रॉस इनकम एनुअली 15 लाख रुपीज है। ठीक है, उसने एग्जाम्पशंस ले ली, मतलब उसने LIC के अंदर अपना इंश्योरेंस ले रखा है, या उसने म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं, या उसने किसान विकास पत्र खरीद रखे हैं, उसने बहुत सारे शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। उसको एग्जाम्पशंस मिल गई 2 लाख रुपीज की। टैक्सेबल अमाउंट कितनी हो गई, 13 लाख। मतलब 13 लाख आफ्टर डिडक्शंस वो अमाउंट है जिसपे इनकम टैक्स पे करना है। अब पहले की स्लैब के अकॉर्डिंग क्या होगा, 0 to 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं। आप देख रहे हैं नील, 2.5 लाख तक कुछ अमाउंट नहीं, यानी नील, यानी 0 रुपए। अब 2.5 से लेके 5 लाख, 2.5 से लेके 5 लाख कितना हो गया, 2.5 लाख। 2.5 लाख से 5 लाख अमाउंट कितना हो गया, 2.5 लाख। इस पे 5% टैक्स लगता था, कितना हो गया, 12,500 रुपए, 12,500 रुपीज। 5 लाख से 10 लाख कितना अमाउंट हो गया, 5 लाख। 5 लाख से 10 लाख कितना लगता था, देखो 5 लाख से 10 लाख कितना अमाउंट लगता था, 20% लगता था। तो 5 लाख से 10 लाख अमाउंट कितना हो गया, 5 लाख। और 5 लाख पे 20% जब आप लगाओगे वो कितना हो जाएगा, 1 लाख। अब आगे चलते हैं, 10 लाख से 13 लाख अमाउंट है ना उसकी, 10 लाख से 15 लाख, 10 लाख से 15 लाख पहले कितना टैक्स था, 30%, लेकिन पैसा तो 13 लाख में ही खत्म हो गया। कितनी इनकम हो गई, 3 लाख। 3 लाख पे 30% जब आप लगाओगे तो 90,000। जब इन तीनों को प्लस करोगे तो कितना अमाउंट आपको 13 लाख का कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 2,02,500 रुपए, 2,02,500 रुपीज आपको नेट पेमेंट है जो आपको टैक्स की देनी पड़ेगी। उसके ऊपर उस पर सरचार्ज लगेगा, फिर उस पर सेस लगेगा। ठीक है, ये थी ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग। अब न्यू स्लैब में क्या कर दिया, न्यू स्लैब में निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा कि अगर आप कोई भी एग्जेम्पशन नहीं लेते, आप कहते हो कि चाहे हमने LIC में डाल रखा है, चाहे हमने म्यूचुअल फंड में डाल रखा है, हम कोई भी एग्जेम्पशंस नहीं लेना चाहते और अपनी जो ग्रॉस इनकम है उसी पे ही टैक्स पे करना चाहते हैं, तो मैं आपके टैक्स रेट को इजी कर दूंगी, कम कर दूंगी। कैसे होगा, अब के टाइम के अकॉर्डिंग। ग्रॉस इनकम थी 15 लाख। न्यू स्लैब कब लागू होंगी, जब आप कोई एग्जाम्पशंस नहीं ले रहे हो, एग्जाम्पशन आपने 0 ली है। नेट इनकम भी कितनी होगी, 15 लाख। अब आज की स्लैब के अकॉर्डिंग यानी न्यू स्लैब्स के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करते हैं। 0 से 2.5 लाख कितना हो गया, 2.5 लाख। 0% टैक्स लगता है, 0 रुपीज हो गए। 2.5 लाख से 5 लाख अमाउंट होगी 2.5 लाख, 5% टैक्स लगता है यानी 12,500। 5 लाख से 7.5 लाख, 2.5 लाख अमाउंट हो गई, 10% टैक्स लगता है, मीन्स 25,000। 7.5 लाख से 10 लाख, 2.5 लाख अमाउंट हो गई, 15% टैक्स लगेगा यानी 37,500 रुपीज। 10 लाख से 12.5 लाख अमाउंट कितनी हो गई इन दोनों के बीच की, 2.5 लाख, और टैक्स कितना लगेगा, 20% यानी 50,000 अमाउंट हो गए। 2.5 लाख का 20% 50,000। 12.5 लाख से 15 लाख कितनी अमाउंट हो गई, 2.5 लाख, और टैक्स लगेगा 25%, मीन्स 62,500 रुपीज। जब आप इन सबको कैलकुलेट करके सम करोगे तो आपको पता लगेगा केवल 1,87,500 रुपए ही पे करने हैं, जो पहले 2,02,500 पे करने थे। अब पे करने हैं 1,87,500 रुपीज। सेस और सरचार्ज जैसे पहले लगता था वैसे का वैसे अब लगेगा। तो देखो, अगर आप एग्जेम्पशंस नहीं लेते हो और लोअर टैक्स रेट से अगर आप सब कुछ पे करेंगे,
सब कुछ आप इनकम टैक्स पे करना चाहते हो तो पहले की कंपेयर में आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। फिर अगर इतना अच्छा है ये न्यू स्लैब तो इसको ऑप्शनल क्यों किया है? अगर टैक्स में इतना फर्क आ रहा है, इतना डिफरेंस आ रहा है, तो इसको ऑप्शनल क्यों किया? इसको तो मैंडेटरी कर दो, सब दुनिया खुश हो जाएगी। लेकिन ये सभी के लिए फायदेमंद नहीं है। देखो कैसे, मान लो सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि क्यों इसको ऑप्शनल किया है। कुछ लोगों के लिए जो पहले वाली स्लैब थी वही बेनिफिट कैसे देती है उसे देखो। मान लीजिए किसी की ग्रॉस इनकम है 10 लाख रुपीज, किसी की ग्रॉस इनकम है 10 लाख रुपीज, ठीक है। एग्जाम्पशंस ले लिए उसने 2 लाख की, नेट इनकम कितनी हो गई? 8 लाख। 8 लाख वो अमाउंट हो गया है जिस पे अब टैक्स पे करना है। पहले की टैक्स रेट से चलते हैं, 0 से 2.5 लाख 0% टैक्स 0 रुपीज। 2.5 से 5 लाख अमाउंट कितना हो गया? 2.5 लाख। 5% टैक्स कैलकुलेट करोगे 12,500। 5 लाख से 7.5 लाख अमाउंट हो गया 2.5 लाख। 20% टैक्स जब कैलकुलेट करोगे तो 50,000 रुपए बनेंगे। 7.5 लाख से 8 लाख, क्योंकि अमाउंट कितना है उसका? 8 लाख लास्ट है। 50,000 रुपए इन दोनों के बीच में आए और 20% टैक्स लगेगा यानी 10,000 कितने रुपए हो गए? 72,500 यानी 72,500 रुपीज आ गए। इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा 0%, क्योंकि सरचार्ज 0% लगा जब आपकी 10 लाख प्लस आपकी टैक्सेबल इनकम हो तब आप पे सरचार्ज लगता है, ठीक है। तो इस केस में 10 लाख ही है और 8 लाख ही है तो इस पे सरचार्ज नहीं लगेगा, 0 सरचार्ज लगा। सेस लगा 4%, कितना हुआ वो? 29,000 रुपीज आपका सेस के बन गए। ये 4% किस पे कैलकुलेट हुए हैं? 72,500 का 4% 2,900। नेट पेड निकालेंगे तो 75,400 रुपीज ये वो है जो आपको पे करने हैं एज अ इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू अर्लियर स्लैब्स। अकॉर्डिंग टू न्यू स्लैब्स क्या होगा? ग्रोस इनकम 10 लाख, ग्रोस इनकम 10 लाख, एग्जाम्पशन लेनी नहीं है क्योंकि आप नए टैक्स रेट में आ रहे हो। नेट इनकम कितनी हो गई? 10 लाख। अब अगर आप पे करेंगे 0 से 2.5 लाख, अमाउंट 2.5 लाख, परसेंटेज लगेगा 0%, 0। 2.5 से 5 लाख अमाउंट 5%, कितना परसेंट लगेगा? 12,500। 5 लाख से 7.5 लाख अमाउंट 2.5 लाख, 10% रेट लगेगा 25,000। 7.5 से 10 लाख 2.5 लाख अमाउंट हो गई, 15% टैक्स लगेगा 37,500। जब इन सभी को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 75,000 अमाउंट, जो यहाँ पे 72,500 रुपीज आपको इनकम देनी थी वो अब 75,000 देनी है और आफ्टर सेस एंड सरचार्ज 78,000 देनी है, जो पहले 75,400 देनी है। तो जो न्यू स्लैब्स है वो सभी के लिए फायदेमंद नहीं है, इसीलिए इसको ऑप्शनल रखा है कि अगर आप पहले वाली स्लैब में रहना चाहते हो तो भी मोस्ट वेलकम है। अगर आप एग्जाम्पशंस नहीं लेके न्यू रेट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं तो भी आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो ये इनकम टैक्स की बातें थी जो हमने किया है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है? जब भी आप शेयर्स की, जब भी आप किसी भी सिक्योरिटी की ट्रांजैक्शन करते हैं ए पर्सन से बी पर्सन पे, जब सिक्योरिटी जा रही है, जैसे 100 रुपीज की सिक्योरिटी, मान लीजिए उस पर 0.001% टैक्स लगता है। 100 रुपीज पे 0.001 टैक्स लगाइए, कितना आएगा? बहुत ही ना के बराबर आएगा, ठीक है, बहुत ही ना के बराबर। मतलब जब ये इसको ट्रांसफर हो रहा है तो ए भी उसको पे करेगा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.001% इस अमाउंट पे जितने की सिक्योरिटी है, और बी भी उसे पे करेगा एसटीटी को, क्योंकि ये सिक्योरिटी को रिसीव कर रहा है और ये सिक्योरिटी को सेल कर रहा है। दोनों ही ट्रांजैक्शंस के अंदर संलग्न है, दोनों ही ट्रांजैक्शन के अंदर इंडल्ज्ड है। इस वजह से ए को भी पे करना है ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और बी को भी पे करना है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। मान लीजिए ए ने 100 रुपए की सिक्योरिटी को 110 रुपए में बी को बेचा है, तो बी किस पे करेगा? 110 पे, और ए किस पे करेगा? 100 रुपीज पे। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स किस पे लगता है? शेयर्स की, म्यूचुअल फंड की, डेरिवेटिव की, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की। जो एक्सचेंज चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर हो रहा है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा उसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहेंगे, ठीक है। टोबिन टैक्स क्या होता है? जब एक करेंसी से दूसरी करेंसी में एक्सचेंज रेट हो रहा है, आपके पास 100 रुपीज थे, आप इसको डॉलर में कन्वर्ट कराना चाहते हो। मैंने माना $1 = 10 रुपीज है, $1 = 10 रुपीज है, तो यहाँ पे 100 रुपीज के बदले आपको कितने डॉलर मिलने चाहिए? $10 मिलने चाहिए।
अगर $1 $10 के बराबर है तो 100 रुपीज में आपको $10 मिलना चाहिए, लेकिन आपको 102 रुपीज में $10 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर ये जो 2 रुपीज है ये टोबिन टैक्स लगा दिया गया है, ताकि आप बेवजह कुछ भी एक्सचेंज ना कराएं, बेवजह आप कोई करेंसी एक्सचेंज ना कराएं, जस्ट टू स्पेक्यूलेट इकोनॉमी। ठीक है, तो टोबिन टैक्स कब लगता है? जब एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्जन हो रहा है, उस समय टोबिन टैक्स लगता है। नाउ लेट अस मूव टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस हम देख चुके हैं। जो भी टैक्स पे आप सर्कल देख रहे हो, अब उनकी जगह जीएसटी आ चुका है। ठीक है, ये मैंने आपको अपने आगे के सेक्शंस में बता दिया था। नाउ ये दो डिफरेंट टर्म है, टैक्स बायोंसी और टैक्स इलास्टिसिटी। पहले देखते हैं टैक्स इलास्टिसिटी, मतलब टैक्स में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। टैक्स में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है? मान लो पहले किसी टैक्स पे 2% टैक्स लिया जाता था। पहले जो टैक्स रेट थे वो 2% थे और गवर्नमेंट का रेवेन्यू 100 रुपीज कलेक्ट होता था। अब टैक्स रेट को इंक्रीज करके कर दिया 4%। टैक्स रेट को इंक्रीज करके कितना कर दिया? 4%। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है उस टैक्स के क्वांटिटी में? अगर 100 रुपीज से वो 104 रुपीज हुआ है, इट मीन्स उस टैक्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, टैक्स इलास्टिसिटी है, 4% की टैक्स इलास्टिसिटी है। टैक्स इलास्टिसिटी क्या है? जैसे ही रेट चेंज हो रहे हैं तो टैक्स की क्वांटिटी में, अमाउंट में, मतलब क्वांटिटी टर्म्स में कितना इफेक्ट पड़ रहा है, कितना कम हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, उसको टैक्स इलास्टिसिटी कहते हैं। टैक्स बायोंसी क्या होता है? टैक्स बायोंसी क्या होता है? जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा जीएसटी होगा, उतना ज्यादा जीएसटी होगा। और प्रोडक्शन ज्यादा होने से, प्रोडक्शन ज्यादा कब हो रहा है? जब डिमांड ज्यादा है। जब डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा करना है मींस लेबर भी ज्यादा होंगी। लेबर ज्यादा जरूरी है क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा करना है, जीडीपी बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ाना है। तो लेबर ज्यादा हो रही है मतलब वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं, मींस वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं। आप इसको ऐसे समझना, मैंने क्या कहा है, प्रोडक्शन जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ज्यादा जीडीपी इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए लेबर इंक्रीज करनी पड़ेगी। लेबर इंक्रीज हो रहा है, इट मींस वेजेस इंक्रीज हो रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। ठीक है, पहले 10 लोग कमाई कर रहे थे, अब 20 लोग कमाई कर रहे हैं, 20 लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स है वो इंक्रीज होना चाहिए, वो इंक्रीज होना चाहिए ना। तो अगर इफ जीडीपी जितना इंक्रीज हो रहा है, जितना जीडीपी बूस्ट हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अगर टैक्स भी बूस्ट हो रहा है, टैक्स का रेवेन्यू भी बूस्ट हो रहा है, उसे कहेंगे कि वो टैक्स जो है वो बायोंट है। इन केस जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है और दुनिया टैक्स पे नहीं कर रही, मतलब टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि वो टैक्स बायोंट नहीं है। तो ये जो कुछ कंसेप्ट्स थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जो बेसिक और की कंसेप्ट्स थे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की कुछ समस्या मैं सोल्व कर सकी हूँ। इसको देखना, नोट्स बनाना, बिल्कुल बेसिक से मैंने आप लोगों को बताया है। थैंक यू वेरी मच।